सास कपड़े धोना और बहू कपड़े इस्त्री करना। बाप बेटे ने अपने मनपसंद पकवान अपनी पत्नियों से बनवाकर किस तरह खाए, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। अनसुईया हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। इतने में बहू समता वहां पहुंची और टेबल पर रखे रिमोट को लेकर उसने चैनल बदल डाला। आंखें क्या कौवे नोच गए हैं तेरे? मैं वो फिल्म देख रही हूँ, चैनल क्यों बदल डाला? बाल सफेद होकर बूढ़ी हो गई है, भगवान की भक्ति की किताबें पढ़ने की बजाय फिल्म क्यों देख रही है? क्यों री, ज्यादा बकबक कर रही है? अभी तो बहुत कम कर रही हूँ, मुझे और भी ज्यादा बोलना आता है। ओए, कौवे की तरह काका मत कर। मेरी आवाज कौवे की जैसी है तो आपकी भी चूहिया की जैसी है। तू मुझे चूहिया बोली? दांत देख कितने बाहर निकले हुए हैं तेरे। आपके तो दांत ही नहीं है, बुढ़िया कहीं की। इस तरह दोनों एक दूसरे से लड़ने लगी। इनकी बातें सुनते हुए बरामदे में बैठकर कानों में उंगलियां डालकर बाप बेटे बैठे हुए थे। पिताजी, लगता है मैं भी बहरा हो जाऊंगा। क्या हुआ? इनका ये वाला कान सुनाई नहीं देता ना। ऐसा सोचकर दूसरे कान में जाकर बोला, पिताजी, लगता है मैं भी बहरा हो जाऊंगा। क्या करे बेटा, शादी से पहले राजा की तरह रहने वाले सभी शादी के बाद भिखारी बन जाता है। सुन सुनकर कान पक जाते हैं, लेकिन अपनी बात सुनने वाली बीवी नहीं मिलती। होते हैं तो होने दे बहरे। इनकी बकवास सुनकर खून निकलने से अच्छा कुछ भी सुनना पाना बेहतर है। पिताजी, मुझे और मत डराओ, चलो कहीं बाहर चलते हैं। ऐसा सोचते हुए दोनों बाहर चले गए। शाम तक बाहर घूमकर वापस घर पहुंचे। बेटा, ये कपड़े ऐसे क्यों हैं? बहू ने धोए नहीं क्या? उस दिन चिकन फ्राई और मटन फ्राई के प्रतियोगिता के बाद से कपड़ों को धोना छोड़कर रोज मेरी धुलाई कर रही है, लेकिन आपके कपड़े ऐसे क्यों हैं? अभी जो तूने कहा ना, मेरा डायलॉग भी एकदम वही है। इन कपड़ों में बाहर निकलने से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो फिर क्या करें? अपने कपड़े क्या हम लोग ही धो लें? एक बार घर की औरतों को धोने के लिए पूछते हैं, अगर वो नहीं मानी तो खुद ही धो लेंगे, और क्या। ऐसा सोचकर दोनों घर पहुंचे। विजय अपनी पत्नी के पास गया। क्यों रे, सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, धो देती। क्या? मैं नहीं धोने वाली, जाकर अपनी माँ से बोलो धोने के लिए। बैल जैसी है, तुम धो दोगी तो क्या जाएगा। मुझे बैल बोला तुमने? तुमसे प्यार करके घर से भागकर शादी की है ना, कुछ भी बोलोगे मुझे। उसने रोना शुरू कर दिया। उसे रोता हुआ देखकर, मेरी माँ, अब रोना बंद कर, मैं ही धो लूंगा। ऐसा कहकर वो बाहर आ गया। राजा राम ने भी अपनी पत्नी को कपड़े धोने को पूछा, लेकिन अनसुईया ने भी जब मना कर दिया तो बाप बेटे मिलकर कपड़े धोने लगे। पिताजी, आप मुझसे सीनियर हो, आप धो दो ना कपड़े। मैं उम्र में सीनियर हूँ, लेकिन कपड़े धोने में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। चलो दोनों मिलकर धो देते हैं। आप भिगा देना, मैं धो दूंगा। आप सुखा देना, मैं सूखे कपड़े निकाल लूंगा। उन्होंने काम बांट लिए और कपड़े धोने लगे। अपने कपड़ों को धोकर सुखाने के बाद विजय की पत्नी समता अपने गंदे कपड़े लाकर डाल देती है। इन्हें भी धो दीजिए। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। विजय अपने पिता की तरफ देखते रह गया। इतने में राजा राम की पत्नी अनसुईया भी आकर अपने कपड़े धोने के लिए डालकर चली जाती है। अब राजा राम आश्चर्य से देखते रह गया। दोनों उनके कपड़े भी धो देते हैं। इस तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं तो दोनों मिलकर एक जगह बैठकर बातें करने लगते हैं। अरे बेटा, इस कपड़े धोने के काम से कैसे पीछा छुड़ाएं? मैं भी वही सोच रहा हूँ पिताजी। अच्छा आइडिया आया है। अच्छा, कौन सा आइडिया? उसने पूछा। विजय ने राजा राम के कान में कुछ कहा। सारी बात सुनकर राजा राम बोला, आइडिया तो मस्त है, चलो ऐसा ही करते हैं। ऐसा सोचते हुए
दोनों घर के सामने पहुंचे। घर के अंदर जाते जाते जोर जोर से बातें करने लगे। पिताजी, देखा आपने गांव में लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? चल जाने दे बेटे, बड़े आए। मेरी पत्नी के क्या हाथ नहीं है? कपड़े धोना नहीं आता क्या? अगर वो कपड़े धोकर इस्त्री कर दे तो एकदम फर्स्ट क्लास लगेंगे। ऐसा कहते हुए वो अंदर आते हैं। मतलब मेरी पत्नी को कुछ नहीं आता क्या? पिताजी, दाग निकालने में मेरी पत्नी नंबर 1 है, किसी भी दाग को साफ कर सकती है। चल निकल यहाँ से। ऐसा कहते हुए दोनों अंदर चले गए। विजय भी अपने कमरे में गया। इनकी बातों को दोनों सास बहू ने सुन लिया। विजय के कमरे में आते ही समता बोली, क्या बात है जी? कुछ हाथ नहीं है, धोना नहीं आता, क्या बोल रहे थे? अरे कुछ नहीं, गांव के लोग हमारे कपड़ों को देखकर ये कैसे कपड़े हैं, जब तुम्हारी पत्नी कपड़े धोती थी तो कितने चमकते थे करके बोल रहे हैं। ये बात सुनकर पिताजी बोले कि क्या सिर्फ वही कपड़े अच्छे से धो सकती है? मेरी पत्नी भी कपड़े चमकदार धोती है। तब लोगों ने क्या कहा? जोर से हंसते हुए वहाँ से चले गए। क्या वो नहीं जानते माँ तुम्हारी तरह कपड़े नहीं धो सकती? सच में? क्या लोगों को ऐसा ही लगा? और नहीं तो क्या। वो बोल रहा था तो समता बड़ी खुश हो रही थी। इधर राजा राम भी विजय ने जो बातें अपनी पत्नी से कही बिल्कुल वैसे ही अपनी पत्नी अनसुया से भी बोली। तब दोनों सास बहू कल से और अच्छे से धोकर इस्त्री किया करेंगे। गांव में मेरे पति एक राजा की तरह दिखना चाहिए, ऐसा ही करूंगी, दोनों ने बोला। सुबह से ही दोनों अपने अपने पतियों के कपड़े धोकर अच्छे से इस्त्री भी करके रख दिए। उन कपड़ों को पहनकर बाप बेटे दोनों मन ही मन खुश हो रहे थे। देखा पिताजी, मेरा प्लान कैसे काम आ गया। हाँ बेटे, अब हमें और कपड़े धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। आज हम देखेंगे कि मूर्ख लोगों की क्या हालत होती है। एक गांव में अजय नाम का एक आदमी रहता था। उसे मक्खन पिघलाने के लिए एक हांडी की जरूरत थी। वो पड़ोस के गांव में अपने दोस्त विजय से एक मक्खन पिघलाने का हांडी ले आया। उसने लकड़ियों से चूल्हा तैयार करते समय हांडी को बाजू में रख दिया था। इतने में एक बिल्ली आई और हांडी पर चढ़कर वो झांककर अंदर देखने लगी। तब अजय ने उसे श करके भगाने का कोशिश किया। उसके हाथ हिलाने से उसका हाथ हांडी को लग गया। हांडी नीचे गिर गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। अजय ने हांडी जोड़कर विजय को लौटा दिया। विजय ने हांडी में दरार को देखकर पूछा, यह कैसे हुआ? अजय ने कहा, मुझे नहीं पता। फिर वो वहां से चला गया। विजय ने महाराज को इसके बारे में बताया। अजय को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वो गांव के एक बुद्धिमान आदमी के पास सलाह लेने आ पहुंचा। उस आदमी ने पूरी कहानी सुनी। फिर उसने कहा, इस पूरी घटना का कोई गवाह नहीं है। इस आधार पर मैं तुम्हें अपनी ओर से लड़ने के लिए 3 सलाह देता हूं। पहली, तुम जब यह हांडी लेकर गए थे उसमें पहले से ही दरार थी, समझ गए? दूसरी सलाह, तुम्हारे हांडी लौटाने के बाद शायद उसमें दरार आई हो। अच्छा। और तीसरी सबसे अच्छी सलाह कि तुमने विजय से हांडी ली ही नहीं थी। वैसे तो हांडी की कीमत 25 पैसे थी, पर उस आदमी के दिए हुए सलाह के कारण अजय ने उसे 1 रुपया दिया और वापस चला गया। अगले दिन राजा ने कार्यवाही शुरू की। अजय ने राजा से कहा, मैंने जब हांडी ली थी महाराज, तभी उसमें दरार पड़ी हुई थी। और सच कहूं तो शायद मेरे हांडी लौटाने के बाद उस हांडी में दरार पड़ गई हो महाराज। और ये दोनों भी नहीं तो एक आखिरी बात बताता हूं, मैंने विजय से हांडी ली ही नहीं थी। ये सुनने के बाद, तुम झूठे हो अजय, तुम्हें 2 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा विजय को। अजय ने सोचा, मैंने तो एक बुद्धिमान व्यक्ति की दी गई सलाह को इतनी अच्छी तरह से याद किया था और राजा को सुनाया भी।
फिर भी मुझे 2 रुपए का जुर्माना क्यों भरना पड़ा? वो जुर्माना भर के वहां से चला गया। आज हम देखेंगे एक मामूली किसान की सूझबूझ। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो सोचता था कि उसकी गरीबी राजा ही दूर कर सकते हैं। ये सोचकर वो एक मुर्गी लेकर राजा के पास गया और उन्हें अपनी परेशानी बताई। राजा उसकी बातें सुनकर थोड़ा मुस्कुराए। फिर वो बोले, तुम तो एक मुर्गी लाए हो, मैं और मेरे परिवार मिलाकर 6 लोग हैं, इसको कैसे बांटेंगे? किसान समझदार था। वो बोला, ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है महाराज, मैं इसको आप 6 लोगों में बांट दूंगा। आप इस राज्य के मुखिया हैं, तो मुर्गी का सर आपके लिए और आपकी घर गृहस्थी महारानी की जिम्मेदारी है, तो मुर्गी की पीठ महारानी के लिए। आगे जाके आपके दोनों बेटे आप ही के पैरों के निशान पे चलेंगे, इसलिए मुर्गी के दोनों पैर उन दोनों के लिए। जिस तरह पर के निकलने पर पंछी उड़ जाते हैं, उसी तरह बड़ी होके उड़ जाने वाली आपकी बेटियों के लिए मुर्गी के दोनों पर। मैं आपका मेहमान हूं, तो मेरे लिए मुर्गी का बचा हुआ हिस्सा होगा। किसान की बातें सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने किसान को धन धान्य देकर भेजा। ये बात पूरी गांव में फैल गई। राजा से पैसे ऐंठने के लिए एक लोभी भी सोच में पड़ गया। उसे रुपए चाहिए था, पर वो किसान जितना समझदार नहीं था। एक दिन वो 5 मुर्गियों को एक पिंजड़े में डालकर राजा के पास ले गया। राजा उसे देखते ही समझ गया कि वो साफ मन लेकर उनसे मिलने नहीं आया है। फिर भी राजा ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, हम तो 6 लोग हैं और तुम तो सिर्फ 5 मुर्गियां ले आए हो, ये कैसे बटेंगे? क्या तुम बिना काटे हम 6 लोगों में इन मुर्गियों को बांट सकते हो? लोभी डर गया और चुपचाप खड़ा रहा। राजा ने कहा, ये तुम नहीं कर सकते। फिर राजा ने उस किसान को बुला भेजा। किसान वहां पर आकर उस समस्या का हल बताना शुरू किया। राजा और रानी के लिए 1 मुर्गी, मिलकर हुए 3। आपके दोनों बेटों के लिए 1 मुर्गी, मिलकर हुए 3। आपकी दोनों बेटियों के लिए 1 मुर्गी, तो अभी सब मिलकर हुई 3। अब बची 2 मुर्गियां, मैं और दोनों मुर्गियां, सब मिलकर हुई 3। किसान का सूझबूझ देखकर लोभी का चेहरा फीका पड़ गया और राजा ने किसान को उन दोनों मुर्गियों के साथ साथ धन भी दिया। लोभी अपना खाली हाथ मलता ही रह गया। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।